एक छोटे से राज्य का एक ऐसा राजकुमार जिससे पूरे ब्रह्मांड को सबसे महान योद्धा बनने की उम्मीद थी। शत्रुओं ने ऐसा क्या किया कि अचानक उसकी सारी शक्तियां शून्य हो गईं? क्या आर्यन पुनः ब्रह्मांड योद्धा बन पाएगा? क्या आर्यन अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगा? आर्यन अपनी साधना से बाहर आया। वैसे तो वो और भी देर तक साधना करना चाहता था, लेकिन उसके महल के बाहर, जिसे आर्यन भवन भी कहा जाता था, वहां बहुत शोर हो रहा था। उसकी 6 बहनें और 3 जीजा उसके साधना कक्ष के बाहर खिलखिलाकर हंस रहे थे। आर्यन ने बाहर आते ही मजाक के अंदाज में पूछा, क्या हुआ दीदी, मेरे जीजा जी इतना झूम झूम कर क्यों नाच रहे हैं? क्या आप तीनों ने हमेशा के लिए मौन व्रत ले लिया? महेंद्र, जो सबसे बड़े जीजा थे, डरते हुए बोले, अरे साले साहब, हमारे इतने अच्छे भाग्य कहाँ कि हमें ऐसी शांति मिले। नलिनी ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या कहा आपने? महेंद्र घबराते हुए बोला, कुछ नहीं महारानी। आर्यन ने हैरान होकर पूछा, लेकिन कोई तो बताए, मेरे महल के सामने इतना शोर क्यों हो रहा है? नलिनी ने कहा, जल्द ही इस महल में शहनाई बजेगी, मतलब काव्या दीदी की सगाई पक्की हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा है। नलिनी दीदी, ये सही बात नहीं है, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना कहकर आर्यन नाराज हो गया। लेकिन बात तो सुनो छोटे। अरे साले साहब, अरे भैया सुनो तो। सब चिल्लाते हुए आर्यन के पीछे दौड़े, जो गुस्से में राजमहल में महाराज विक्रम के पास चला गया था। पिताजी, ये सही बात नहीं है, बिना बताए सगाई पक्की कर दी, और राज्य का राजकुमार होते हुए भी मुझे कुछ नहीं पता। ये तो अन्याय है। अब ये सब सहन से बाहर हो गया है। गुस्से में आर्यन महाराज विक्रम के पास जाकर बोला। महाराज चौंक गए, क्योंकि वे तो बस इंतजार कर रहे थे कि आर्यन की साधना पूरी हो और उसे ये खुशखबरी दें। महाराज विक्रम ने मजाक के अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी मंगनी जो जीवनपुर साम्राज्य की राजकुमारी राजनंदिनी से पक्की हुई है, उसे मैं तोड़ देता हूं। आर्यन गुस्से में बोला, हाँ, कर दीजिए इनकार, मेरी अनुमति के बिना मेरी बहन की। फिर उसने पिताजी की बात पर ध्यान दिया। क्या, मेरी सगाई? महाराज ने सेवकों को बुलाकर कहा, कोई है, जल्दी से एक चिट्ठी तैयार करो और उसे जीवनपुर साम्राज्य में भेज दो। उन्हें ये कह देना कि हमारे राजकुमार इस रिश्ते से सहमत नहीं है। राजकुमारी नंदिनी का नाम सुनते ही आर्यन की आंखें चमक उठीं। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। कोई उसे परी कहता था तो कोई स्वर्ग की अप्सरा। आर्यन तुरंत महाराज के सामने सिर झुकाकर बोला, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो गलतफहमी का शिकार हो गया था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सभी बहनें और उनके पति, जो नवगढ़ राज्य की सीमाओं के विभिन्न राज्यों के राजा या राजकुमार थे, हंस हंस कर पेट पकड़ने लगे। जिस पर अभी सब हंस रहे थे, वो कोई आम राजकुमार नहीं था। आर्यन 17वीं श्रेणी का योद्धा था, जो न केवल उसके हम उम्र युवाओं बल्कि उससे 10 साल बड़े लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लोगों का कहना था कि अगर आर्यन इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो आने वाले 5 वर्षों में महाराज विक्रम, जो 97th श्रेणी पर थे, उन्हें भी पीछे छोड़ सकता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि विक्रम नवगढ़ राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। उनके बाद सेनापति जोरावर का स्थान था, जो केवल 45th श्रेणी पर थे। वैसे तो नवगढ़ राज्य स्वप्नलोक महासाम्राज्य का एक बहुत ही छोटा राज्य था, इतना छोटा कि महासाम्राज्य के 90% लोगों को इसका नाम तक नहीं पता था। लेकिन आज राजमहल में जो संदेश आया था, उसने सबको आनंदित कर दिया था। संदेश के साथ ही आर्यन के दादाजी की अंगूठी भी थी, जिससे साफ होता था कि उसके दादा की मित्रता के कारण ये रिश्ता आया था। खुशी के इस माहौल में हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। ये आवाज इतनी भीषण थी कि महल के सभी लोगों के कान फटने लगे। पूरा महल इस गूंज से कांप उठा। महल में जो भी मौजूद थे, उनके कानों से खून निकल आया। सभी दौड़कर महल की खिड़की की ओर भागे, और वहां जो उन्होंने देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। अग्नि वर्षा करने वाले 2 विशालकाय ड्रैगन, वे दोनों पूरे नवगढ़ राज्य को भस्म करने पर उतारू थे। उनकी श्रेणी संख्या 100 थी। अगर महासाम्राज्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्य मिलाकर भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते थे। कोई कुछ समझ पाता तभी एक और धमाके के साथ राज्य के शस्त्रागार की इमारत आग की लपटों के हवाले हो गई। सभी ने उस तरफ देखा जहां से आग का गोला आया था। महाराज ने आदेश दिया, सैनिकों, मुकाबला करो। लेकिन वे जानते थे कि उनकी सेना ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक वैसा ही हुआ। सैनिकों ने तुरंत तोप के गोले ड्रैगन की तरफ दागने शुरू किए, लेकिन ड्रैगन इतनी तेजी से उड़ रहा था कि वो गोले पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो गया। तभी सामने से दूसरा ड्रैगन आता सभी को दिखाई दिया। वो सीधा महल की तरफ आ रहा था। महाराज ने आदेश दिया, अपनी बहनों को लेकर भागो आर्यन। लेकिन आर्यन मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसने सामने रखा भाला उठाया और ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। फुर्ती से ड्रैगन हटा, लेकिन उसने तुरंत अपने मुंह से एक आग का गोला निकाला,
जो महल की तरफ पिछले हिस्से पर लगा। आर्यन की सभी बहनें डर से कांप रही थीं। आर्यन, तुम या मैं इन ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्तियां उन्हें छू भी नहीं सकती। आर्यन ने गुस्से से पूछा, तो क्या पिताजी हम खामोश रहें? नहीं, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। अभी तुम अपनी बहनों के साथ यहां से सुरक्षित जगह पर चले जाओ। महाराज इतना कह ही पाए थे कि दोनों ड्रैगन दोबारा वापस लौटे और महल पर आग के गोलों की बौछार कर दी। पूरे महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। आर्यन और महाराज विक्रम भी एक दीवार के पीछे थे। हमारे दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, बल्कि वो है जिसने इन्हें हमला करने का आदेश दिया है। तुम यहां से भागकर अपनी जान बचाओ ताकि समय आने पर उन्हें सजा दे सको। इतना कहते ही महाराज ने आर्यन को एक और भागने का इशारा किया। आर्यन ने असहमति से अपने पिता की आंखों में देखा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। आर्यन, स्थिति को समझो। एक राजा और पिता का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार और राज्य के लिए आखिरी दम तक लड़े। जब तक राज्य का एक भी नागरिक इस महल में है, मैं महल छोड़कर नहीं जा सकता। और एक पुत्र और राजकुमार का कर्तव्य है कि वो अपने पिता और राजा का आखिरी सांस तक साथ दे। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आर्यन अपने संकल्प के लिए दृढ़ था। महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, और एक भाई का कर्तव्य? क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि अपने राजा के आदेश का पालन करो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहां से। महाराज ने उसे हल्का सा धक्का देकर उस तरफ जाने को कहा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उस तरफ भागा। उसके जाते ही एक आग का गोला महाराज की तरफ आकर गिरा। आर्यन ने जब देखा तो वो वापस अपने पिता की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि उसके पिता घायल अवस्था में जमीन पर गिरे हैं। उसके मुंह से भयंकर चीख निकल गई, पिताजी! वो आंखों में आंसू और क्रोध लेकर उनकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन आर्यन महाराज तक पहुंच पाता उससे पहले ही दूसरे ड्रैगन में आग की लपटों से महल की बुनियाद पर हमला कर दिया। महल धीरे धीरे ढहने लगा। आर्यन ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपनी तलवार से उड़ते हुए ड्रैगन की तरफ कूदा, लेकिन उसका वार खाली गया और वो जमीन पर आकर गिरा। ड्रैगन ने जब आर्यन को वार करते देखा तो वो वापस पलटा। आर्यन ने देखा कि उसके पिताजी महल के एक हिस्से के साथ नीचे गिर रहे हैं। पिताजी! उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं था उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे हैं। उसी समय ड्रैगन ने आग की लपटों से आर्यन के ऊपर वार कर दिया। आर्यन फुर्ती से हटा, लेकिन तभी महल का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। आर्यन उसके नीचे दब गया। उसने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी उसने देखा कि ड्रैगन उसी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। आर्यन ने पूरी जान लगाकर अपने ऊपर गिरे पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। तभी उसे एक ड्रैगन उसकी तरफ आता दिखाई दिया। आर्यन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति शून्य हो गई थी। आर्यन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ड्रैगन को अपनी ओर आते देखते देखते उसकी आंखें कब पूरी तरह से बंद हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा मानो वो धीरे धीरे एक अंधेरी खाई में गिर रहा हो। उसे अपना शरीर हल्का होता हुआ प्रतीत हुआ। वो अपनी रगों में बहते हुए खून को महसूस कर सकता था। उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही थी, जिसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक उसके शरीर को एक जबरदस्त झटका लगा, मानो किसी बाहरी शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया हो। उसे अपना रक्तचाप बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका मस्तिष्क भी अब समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक 1 साल बाद उसकी आंखें खुली तो उसने सामने खड़ी अपनी बहन अनन्या को देखा। दीदी, हम कहाँ हैं और हमारा परिवार? आर्यन को आंखें खोलकर बोलते हुए देखना मानो अनन्या के लिए कोई सपना हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने आर्यन के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। आर्यन ने अपना सवाल दोहराया, दीदी, हम कहाँ हैं और हमारा परिवार? हम महावन राज्य के जंगल में हैं। तुम 1 साल से कोमा में थे और हमारा परिवार और राज्य तबाह हो गया। कुछ नहीं बचा आर्यन, कुछ नहीं बचा। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल गए। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लेकिन वो ड्रैगन कहां से आए थे? आर्यन ने अपनी कमजोर आवाज में पूछा। उसकी आंखों में अब क्रोध की चिंगारियां जलने लगी थीं। अनन्या ने अपने होंठ काटते हुए कहा, नहीं पता। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, किसने भेजा था उन्हें? अनन्या ने मायूसी से जवाब दिया। उसकी आंखों में भी वही आग दिख रही थी जो उसके भाई की आंखों में भी थी। मालूम नहीं, आर्यन अचानक चिल्लाते हुए बोला। फिर क्या मालूम है आपको? उसकी आवाज से गुफा की दीवारें कांप उठीं। वो दर्द से कराहते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गया।
उसके घावों से फिर से खून बहने लगा। पिताजी, कहाँ हो आप? उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, जिससे जंगल के पक्षी भी चौंक कर उड़ गए। शांत हो जाओ आर्यन, अनन्या ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे। आर्यन के आंसू अनन्या के वस्त्रों को भिगो रहे थे। किसने भेजे थे ड्रैगन? कैसे ड्रैगन के हमले से बच गए थे आर्यन और अनन्या? जानने के लिए सुनते रहिए त्रिलोकरक्षककहानियां.com के साथ। Please like, subscribe channel and press the bell icon.